दीक्षित जी स्पीक्स वीडियो चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पन्ने पर देखने और सुनने वालों का कार्यक्रम में स्वागत और अनिल दीक्षित का प्रणाम। आज के कार्यक्रम में हम आपके सामने एक प्रेम कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको कि हमें कई अंशों में आपको दिखाना होगा, तो हम आज इसका पहला अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो मेरे ठीक सामने थी जब मैं कॉलेज के 4th फ्लोर की सीढ़ियों से उतर रहा था। मैंने स्टूडेंट से भरे हुए चौकोर नुमा आयताकार बिल्डिंग में बस उसकी एक झलक भर देखी। वह थोड़ी परेशान लग रही थी, किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, पलकें उठी हुई थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। लंबे बंधे हुए बाल जो इस तरह से थे कि जैसे एक श्रृंखला सी बनी हुई हो, छोटी सी गोल गोल चमकीली आँखें मानो किसी नवजात बच्चे की हों, बिल्कुल आँखों के अनुपात में बनी नाक और उसके ठीक नीचे वो 2 गुलाबी होंठ जो किसी को भी प्यार में डालने के लिए काफ़ी थे। चूँकि हम कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हमारे पास एक साधारण सा फ़ोन ही होता था, पर उसके सफ़ेद और हल्के लाल कानों को छूने के कारण किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से कम नहीं लग रहा था। उसके बालों की एक लट उसको बराबर परेशानी में डाले हुए थी, जिससे वो बार बार अपने हाथों से हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पर वह लट न जाने क्यों हट लगाकर बैठी हुई थी। जिस कॉलेज की ड्रेस से सारी लड़कियां परेशान होती थीं, वो ऐसा लग रहा था मानो उसी के लिए बनी हुई हो। चेक वाइट और ब्लू कमीज, वाइट सलवार और गले में लहराता हुआ वाइट दुपट्टा। पर ये वाइट कपड़े उसके चेहरे की रौनक के आगे फीके पड़ रहे थे। अब सीढ़ियों से उतरते हुए मैं उनके करीब आ गया था। वो अब भी परेशान सी लग रही थी। मैं बस उसकी आंखों में झांकना चाहता था। उस भीड़ में बस एक बार में वो मुझे देख ले, मेरी इन आंखों में, क्योंकि कहते हैं आंखों से आंखों का कनेक्शन डायरेक्ट दिल तक जाता है। मैं ये कुछ सोच ही रहा था कि मेरी आंखें उससे मिले, तभी किसी ने मुझे पीछे की तरफ जोर से खींचा। ये रामकुमार था। मैंने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा और वापस पलटा, उस चेहरे को देखने के लिए जो भावी इंजीनियर से भरी इंडस्ट्री में भूल से मानो परियों के देश में आ गई हो। पर वो चेहरा अब वहाँ नहीं था। वो चेहरा भीड़ में गुम हो चुका था। मैंने वापस गुस्से से रामकुमार की तरफ देखा, पर अगले ही पल वो गुस्सा गायब था, क्योंकि वो पहला शख्स था जो कि हॉस्टल में मेरे साथ रूम शेयर कर रहा था, और वो मेरा रूममेट भी था और वो मेरा पहला दोस्त भी था। तूने मेन ब्लॉक के रिसेप्शनिस्ट को देखा? उसने ग्राउंड फ्लोर पर उतरते हुए मुझसे पूछा। मैं अब भी ऊपर देख रहा था सीढ़ियों पर कि काश वो अजनबी चेहरा मुझे दिखाई दे जाए। अबे चल एक बार फिर से देखते हैं, उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। नहीं यार, गेट के पास रुकना है, थोड़ा काम है, एक लड़के से असाइनमेंट लेना है। लेकिन मेरा असाइनमेंट तो वो चेहरा था जिसे मैं एक बार फिर से देखना चाहता था। उसकी बस एक झलक ने मुझे परेशान कर रखा था। उसकी मासूमियत मुझे उसे फिर से देखने के लिए मजबूर कर रही थी। आधा घंटा बीत गया, अब तो कोई बचा भी नहीं था। मेरा दोस्त भी गायब हो गया था। रामकुमार ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब तो वो रिसेप्शनिस्ट भी चली गई होगी तुम्हारी वजह से। फिर से देखने के लिए मुझे कल सुबह जल्दी आना पड़ेगा। हम बीबीडी कॉलेज के मेन ब्लॉक से निकल चुके थे। कॉलेज लखनऊ शहर से बाहर की तरफ था। लखनऊ नवाबों का शहर था, जहां मैं नवाब नहीं बल्कि एक भावी इंजीनियर बनने के लिए आया था। बीबीडी कॉलेज लखनऊ के टॉप कॉलेजों में एक था और वहां 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ ही एक यूनिवर्सिटी भी थी, जिसमें कुल मिलाकर के 15,000 बच्चे पढ़ते थे। हमारा हॉस्टल कॉलेज कैंपस के अंतिम छोर पर था, जहां पहुंचने के लिए हमें पूरे कॉलेज का भ्रमण करना पड़ता था। सबसे पहले कॉलेज की शुरुआत में एक मंदिर था, जिसमें से सभी को आशीर्वाद लेना पड़ता था। उसके आगे स्टूडेंट मॉल था, उसके आगे एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी और फिर उसके आगे हमारे युवाओं की पसंदीदा जगह गर्ल्स हॉस्टल था, जिसके अंदर जाना हर मेल स्टूडेंट का एक सपना था, जो शायद इस जन्म में शायद पूरा होने वाला नहीं था। कॉलेज अथॉरिटी ने ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के मद्देनज़र रखते हुए कैंपस के बीच में एक गोल चौराहा बना रखा था, जिसको कि हम लोग
पीएमसी के नाम से पुकारा करते थे। गर्ल्स हॉस्टल से, जो सीजीएचएस यानी कि करंट गर्ल्स हॉस्टल के नाम से मशहूर था, कॉलेज के काफ़ी नज़दीक था, ताकि लड़कियों को कॉलेज तक पहुंचने में ज़्यादा न चलना पड़े। और फिर हमारा हॉस्टल सीबीएच करंट बॉयज़ हॉस्टल एकदम आखिरी में, जिसके आगे चंद्रिका दास स्टेडियम, जो कि ओल्ड कैंटीन से लगा हुआ था। कॉलेज का माहौल सबकी फ्रीडम को साफ दिखाता था। मैंने पहली बार लड़कों को लड़कियों के हाथों में हाथ डाल करके घूमते हुए देखा था। किसी के भी पेरेंट्स यहाँ पर किसी को भी रोकने के लिए आने वाले नहीं थे। हर स्टूडेंट उस डर से मुक्त था। मेरे साथ में कोई कॉफ़ी पी रहा था, कोई कॉलेज में बने स्टूडेंट मॉल के छत पर पैर लटका कर बैठा था। कुछ लोग जो अब भी सिंगल थे, वो स्टूडेंट मॉल के बाहर बैठे हुए ग्रुप में दूसरों के साथ दूसरों का निरीक्षण कर रहे थे कि कौन सिंगल है, किसने पिछले हफ्ते किसको किसके साथ देखा था, कौन सी गर्लफ्रेंड बनाने लायक है और कौन सी शादी करने के लायक है। उन्हें इंतज़ार था कॉलेज से निकलने तक, हो सकता है कि उनके पास भी कोई मिल जाए। कॉलेज में बनी बिल्डिंग में सारा पैसा हमारा ही लगा हुआ था। गर्ल्स हॉस्टल पीएमसी स्टेडियम से होते हुए अपने हॉस्टल सीबीएच के ब्लॉक के रूप में 333 में पहुंचे। हमारा रूम हॉस्टल के तीसरे माले पर था। मैंने अपना भारी बैग अपनी टेबल पर रखा और एक गहरी सांस ली। हाँ, अब मैं कॉलेज में था। तो अनंत, कैसा लगा कॉलेज? राम कुमार ने बेड पर फैलते हुए पूछा। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और बिना इंतजार किए जयंत ने कमरे में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वो आकर के सीधे मेरे बिस्तर पर पसर गया। कोई भी मेरे बिस्तर पर आके लेट जाता है तो मुझे बहुत ही खराब लगता है। राम कुमार इलाहाबाद से था और उसे अपने इलाहाबादी होने पर बहुत ही गर्व था। इलाहाबाद की बुराई करने वाला उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता था। उसके साथ बात भी नहीं करता था। उसके बाल करली और हाइट हम लोगों से थोड़ी ज़्यादा थी। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में उससे पहली बार मिला था तो वो अपने घर से 2 बैग भर कर किताबें लाया था। उसने मुझे अपने लाइफ के बारे में एक शॉर्ट व्यू बताया था। विशाल का आधा वक्त हमारे कमरे में ही बीतता था। वो हर दिन मुझे अपने चल रहे लव लाइफ के बारे में बताता और राम कुमार हमेशा उसे भगाने के लिए नए नए तरीके अपनाता। पर हमें विशाल की ज़रूरत तब पड़ती जब हमें कोई नई मूवी देखनी होती थी, क्योंकि वो इकलौता शख्स था जिसके पास लैपटॉप था और हॉस्टल के नियमों के विरुद्ध लैपटॉप रखना मना था। तो आज की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। इसके अगला भाग हम आपको कल या परसों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बताइएगा कि हमारी कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।